और उत्तर वैदिक काल में भी इसका प्रचलन बना रहता है। ठीक है। ये जो ये जो स्थल मिले हैं, ठीक है, जो 700 के लगभग है, इसको इस आधार पे, ये मृदभांड मिलने के आधार पे इस स्थल को भी चित्रित धूसर मृदभांड स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। और इसका रीजन यही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। यहाँ इससे समझ में आता है कि भूरे रंग के जो भी पॉट बनाए जाते थे विभिन्न प्रकार के, और उसपे जो कलाकारी ये लोग करते थे, तो उसी को ये लोग चित्रित धूसर मृदभांड कहते थे। ठीक है। तो इसी की वजह से इस स्थल को भी इसी नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि ग्रंथों के स्पष्ट, जो ग्रंथ है उत्तर वैदिक काल के, उससे स्पष्ट होता है कि पंजाब में आर्यजन जो है वो गंगा जमुना दुआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैल गए। यानी कि जो आर्य हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं, वो सर्वप्रथम गंगा यमुना दुआब में बसते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में इनका मतलब जो बसने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। ठीक है। ये इसके जो दो प्रमुख कबीले हैं, जिसका नाम एक भरत है, एक पूर्व है, कल कल भी इनका जिक्र आया था। ठीक है। ये दोनों कबीला ऋग्वेद में अलग अलग थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का जब शुरुआत होता है तो ये दोनों कबीला जो है आपस में मिल जाते हैं और इनको जो है कुरु नाम से जाना जाने लगा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ यूपीएससी में कि कुरु नाम के जो कबीला है, उनमें किन किन वंशों कबीलों का मतलब मिलन हुआ होने के बाद ये नाम आया है। तो ये भरत और कुरु नामक कबीला जब एक साथ आ जाते हैं तो इनको कुरु नाम के कबीले से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। ये जो मतलब ये भरत और कुरु हैं, ये प्रारंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर, मतलब दोआब जो था गंगा जमुना, उसके एक छोर पर सरस्वती सरस्वती नदी और दूसरी नदी के प्रवेश के पास ये लोग बसते थे। शुरुआत में जब ऋग्वेद की बात हो रही है तब इनका जो बसने का जो सिलसिला है वो ये सरस्वती नदी और एक दृष्टि नदी है, वहां पर ये लोग बसते थे। ठीक है। और शीघ्र ही ये जो कुरु है वो दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये जब जब मतलब जनजाति, जब ये कबीला जो जब शुरुआत कर रहे थे, तो इनका जो बसावट देखा गया है वो सरस्वती और दृष्टि नदियों के आसपास देखा गया है, उनके मुहाने पर देखा गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इनके क्षेत्र जो है विस्तृत होते चले गए, और ये जो है ये कबीले जो है वो शीघ्र ही दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका कब्जा हो गया, जिसको आज वर्तमान में हम लोग कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो पांचाल कबीला, ये क्या बोलते हैं, ये कि ये जो पांचाल कबीला है वो दोआब जो है, जो गंगा जमुना दोआब है, उसके मध्य भाग में काम मतलब ये लोग, इन लोग का वर्चस्व था। और ये जो कुरु नाम के जो कबीले हैं उनका ये जो गंगा जमुना दोआब है उसके किनारे पर था। यानी कि उस दोआब में दो तरह के कबीलों का वर्चस्व देखने को मिलता था, एक कुरु और एक पांचाल। ठीक है। तो ये जो कुरु पांचाल है, अपनी राजधानी दोनों हस्तिनापुर को बनाया था इन्होंने, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले में पड़ता है। तो याद रखेंगे कि ये जो दोनों कुरु और पांचाल नामक कबीले हैं, इनका जो राजधानी था वो हस्तिनापुर में था, जो वर्तमान में मेरठ जिले में पड़ता है। कुरुकुल का इतिहास जो है महाभारत में वर्णित है। ये जो पूरा महाभारत का जो युद्ध आप लोगों ने देखा था कौरवों और पांडवों का, वो यही कुरुकुल के कबीलों के बीच में लड़ा गया था। दोनों जो कौरव और पांडव थे, दोनों कुरुकुल के कबीले थे। ठीक है। और इसमें एक राज्य के लिए इनके बीच लड़ाई हुई है। तो ये क्या दिखाती है कि हम लोग जब ऋग्वैदिक काल देख रहे थे तो वहां देख रहे थे कि केवल पशुओं के लिए लड़ाई होती थी, अर्थात गायों के लिए वहां लड़ाइयां होती थी। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिस्थितियां जो है चेंज हुई। अब यहाँ राज्य, जमीन और धन संपदा के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ठीक है। ये लड़ाई इसी का द्योतक भी है। उसके बाद देखिए कि वर्तमान वर्तमान जो है उसके बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला पांचाल राज्य उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। जब हम महाभारत अब पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक एक से एक प्रकांड विद्वान हुए, तो वही बता रहा है कि ये जो पांचाल है, जो वर्तमान में ये फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली में फैला हुआ है, ये जो है अपने साहित्य और अपने दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत में 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग जो है वो दोआब से पूरब की ओर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैलने लगे।
तो हो सकता है अगर बीपीएससी पूछ दे कि किस ईसा पूर्व में जो बिहार में ये 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 जो मतलब ये क्या बोलते हैं, क्या नाम था अभी, अ, ये जो कुरु जनजाति है, कुरु जो लोग हैं, ये कब फैलने लगे, बिहार में इनका आगमन कब हुआ, तो ये 600 ईसा पूर्व के आसपास इनका हुआ था, ये याद रखेंगे। बिहार के साथ साथ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल जो क्षेत्र है वहां भी इनका बसावट देखने को मिला था। ये जो लोग हैं, इन लोगों का पूर्वी यूपी और पूर्वी उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजार और काले तथा लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। ये जो जनजाति है, जब इनका विस्तार आप बिहार और यूपी में देखेंगे तो ये जनजाति जो आर्य है, ठीक है, इनका जो बिहार के मूल निवासी थे, तो वैसे निवासियों के साथ इनका संपर्क हुआ जो उस समय जो है तांबे के औजार बनाते थे, यानी कि यहाँ की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो वर्तमान थी, और उसके बाद इन लोगों से आकर ये मिले यहाँ पे, ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि जब आर्य पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका मतलब आगमन हुआ, तो इनका सामना वहां के जो स्थानीय लोग थे जो तांबे के औजार और गेरुए या लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे, उनसे हुआ। यानी कि तांबे का जो औजार है वो पश्चिमी यूपी में भी यूज किया जा रहा था और उत्तरी बिहार में भी यूज किया जा रहा था। दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि जो उत्तरी बिहार है उसमें काले एवं लाल मृद भांड का लोग जो है, स्थानीय लोग जो है यूज करते थे, लेकिन उसी समय पश्चिमी यूपी में जो है लाल या गेरुआ मृद भांड का यूज वहां के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो दोनों याद रखेंगे, एक ही समय में दो अलग अलग क्षेत्र में जो कि बगल में ही है, दोनों जगह पे अलग अलग मृद भांडों का यूज किया जाता था। उसके बाद देखेंगे कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है। ये पहले भी हम लोग जान रहे थे कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा के आविष्कार हो जाने की वजह से तेजी से यहाँ की जो आर्थिक सिनेरियो जो थी यहाँ पे वो काफी तेजी से बदलता है। तो यही बता रही है बुक ये। अभी तक हम लोगों ने लुसेंट में या कोई भी गाइड बुक में ये नहीं पढ़ा था, लुसेंट में तो खैर ये भी नहीं दे रखा है कि किस ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हुआ है। कोई अदर बुक में ये बताता है, बट ये नहीं बताता है कि इसका जो आविष्कार हुआ था, इसकी जो खोज हुई थी, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था। ठीक है, ये मतलब प्रमाण मिलता है कि लोहे की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिला में हुआ है, लेकिन ये किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में इसका जो प्रचलन है फैला है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सेम इसी समय में मतलब 1000 ईसा पूर्व में धारवाड़ के अलावा पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी में भी लोहे का प्रयोग देखने को मिला है। साथ ही इस समय पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में भी फैल गया है। ये वैदिक काल के अंतिम दौर में ये जो लोहे का ज्ञान है वो बिहार में और यूपी में फैलता है। ये नरेश जी अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ा आप। ठीक है, ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में 7 ईसा पूर्व के सबसे पुराने लोहास्त्र यानी कि लोहा से बनाए अस्त्र का प्रमाण मिलता है, और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क के नाम से जानते हैं हम लोग। कल तांबे के बारे में हम लोग पढ़ा था। ठीक है, आज ये लोहा के बारे में बता रहा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा को जो है वो श्याम या कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो लोहे की बनी औजार की जो सबसे पुरानी जो साक्ष्य मिलती है, उसका जो कालखंड है वो 7 ईसा वर्ष पूर्व की मिलती है, और ये मिलती है बिहार और यूपी के क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैल वाले हल की जिक्र मिलती है। ठीक है, ये जो बैल और हल की जो जिक्र मिलती है, तो वहां से ये उसके अध्ययन से ये पता चलता है कि उस समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में जुताई के लिए जो है लकड़ी के फाल वाले हल का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ लोहे का आविष्कार हो गया है लेकिन उसके औजार बनाए जाते थे, लेकिन फाल जो था वो लकड़ी का यूज होता था, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर ये जो अपनी शतपथ ब्राह्मण है जिसका रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया था, तो इसमें जो है हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है। एक कठोपनिषद है जिसमें बताया जाता है कि 24 मतलब एक बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 24 बैल वाले हल का वर्णन किसमें है, तो वही
एक उपनिषद है, उसमें उसका वर्णन है। और शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान के बारे में काफी विस्तृत से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे किसमें किसका क्या वर्णन है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्गों के लिए वर्जित हो गया। ऋग्वेद में जो हल चलाते थे वहां पे तो पशुपालन थे, और जब ऋग्वेद की जब समाप्त होने लगी, यानी कि ये 1000 ईसा के मतलब उसके लगभग जो है वहां पे हल और ये कृषि जो है काफी इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करने लगा। तो उस समय काफी मतलब गर्व की बात होती थी, अगर कोई खेत में हल चला रहा है या कोई किसान है तो वो अपने आप पे गर्व महसूस करते थे। यहाँ तक कि रामायण में भी देखते हैं कि विदेह जो राजा है वो हलवाहे थे, और उनको जो सीता जो थी वो हल चलाती हुई मिली थी। तो ये वही ऋग वैदिक काल की ही एक कहानी है जिसको हम लोग रामायण के रूप में पढ़ते हैं। तो वही बताता है कि जब ऋग वैदिक काल का जब अंत हो रहा था तो धीरे धीरे जो कृषि का शुरुआत होने लगा, तो उस समय वहां के लोग जो है हल चलाना या कृषि कार्य करना काफी शान की बात समझते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर काल का अंत होने लगा, उत्तर वैदिक काल का, तो वहां जो हल चलाना या कृषि करना उच्च वर्णों के लिए निषेध हो गया। यानी कि वो इसको हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो वैदिक काल के लोग हैं वो जौ उपजाते थे, क्योंकि ये हम लोग कल पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो जौ थी। जौ जो है आहुति के रूप में वो अग्नि को समर्पित भी किया जाता था, जौ और साग को। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की जब शुरुआत होती है तो जौ तो उपजाया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख फसल हो गई है वो गेहूं और चावल हो गई है। ये याद रखेंगे। ऋग्वेद ये डिफरेंशिएट करके वहां पूछ देता है कि ऋग वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख फसल कौन थी और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख फसल कौन थी। तो दोनों अलग अलग है, एक में जौ हो जाता है और दूसरे में गेहूं और चावल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वैदिक लोगों का जो चावल से परिचय सबसे पहले जो होता है वो दोआब क्षेत्र में होता है। यानी कि जो गंगा जमुना दोआब जहाँ पे ये लोग बसना शुरू किए थे शुरुआत में, तो उसी दोआब में इनको सबसे पहले चावल से परिचय मिलता है। ठीक है, चावल को इस समय ब्रीही नाम से जाना जाता है, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रीही नाम से किसको जो है वो ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में जाना जाता है, तो वो चावल है। उसके बाद देखिए कि हस्तिनापुर से ईसा पूर्व 8वीं सदी का चावल का अवशेष मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में नहीं लेकिन किसी पीसीएस में ही पूछा गया है कि हस्तिनापुर से जो चावल का अवशेष मिला है वो कितने कब का है या कितने वर्ष पुराना है। तो याद रखेंगे कि वो जो चावल मिला है वो ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। इसी समय एटा जिले के ये नाम एटा जिला में जो है अतरंजी खेड़ा नाम है जो यूपी में है, वहां से भी इसी समय चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ईसा पूर्व 8वीं सदी से आपको हस्तिनापुर और एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से चावल का प्रमाण मिला है। ये दोनों याद रखेंगे, दोनों का संबंध उत्तर वैदिक स्थल से है। उसके बाद देखिए कि वैदिक अनुष्ठानों में जो है वो चावल का बहुत यूज करते थे, लेकिन गेहूं का जो यूज है कहीं नहीं देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि जो चावल है वो सर्व प्रमुख वहां की फसल थी, जिसके वजह से वहां की जो वैदिक अनुष्ठान होती थी, धार्मिक अनुष्ठान होती थी, उसमें चावल का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी समय जो है कई प्रकार के तिलहनों का भी तिलहन भी पैदा किए जाते थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आकर तिलहनों का भी उत्पादन शुरू हो गया था। इस काल में लुहार और धातुकारों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग कल ही पढ़ रहे थे कि जब जैसे ही ऋग्वैदिक काल का अंत होता है, ठीक है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के वर्णों का उत्पन्न होता है, गोत्र उत्पन्न होने लगते हैं, और व्यवसाय के आधार पर जो है जातियों का निर्धारण होने लगता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में आकर काफी तेजी से बढ़ता है। और जाति प्रथा और धर्म वगैरह के आधार पे ऊंचा नीचा भेदभाव काफी तगड़े पैमाने पर समाज में देखा जाने लगा है। तो वही बता रहा है कि इस काल में जो है लुहार और जो धातुकार है उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे जो है वो पश्चिमी यूपी तथा बिहार से भी मिले हुए हैं। बिहार से भी मिले हुए हैं और पश्चिमी यूपी से भी मिले हुए हैं, ये याद रखेंगे। और उसका जो काल जो है, जो तांबे के जो औजार मिले हैं वो 1500 ईसा पूर्व के पहले के मिले हुए हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि वैदिकोत्तर समाज में भी ताम्र शिल्पी थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोग जो है 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। अभी हम लोग देखते हैं कि सब जगह अधिकतर दूसर मृदभांड का जिक्र आता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर 4 प्रकार के मृदभांड जो है समाज के लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से देखा जाने लगा है। तो ये जो मृदभांड है
ठीक है। तो उसमें पहला जो है वो काला एवं लाल मृदभांड है, ठीक है। काला और लाल मृदभांड अभी हम लोग देखे थे कि एक यूपी और एक बिहार से जो मृदभांड मिलता है, तो काला और लाल बिहार से मिलता है, और ये काला और लाल यूपी से मिलता है, और काला और धूसर जो है बिहार से मिलता है। तो वही बता रहा है कि इस समय जो मिले हुए मृदभांड थे वो 4 प्रकार के थे। पहला है काला एवं लाल मृदभांड, दूसरा है ये काला पॉलिस्टार मृदभांड, और तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, तथा एक लाल मृदभांड। ये याद रखेंगे, हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप फंसेंगे नहीं वहां पे, एकदम क्लियर रखना होगा ये। उसके बाद देखिए कि इस समय जो है चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भारी प्रगति हुई, और बुनाई का भी कार्य बहुत तेजी से यहाँ पे विकसित हुआ है। लेकिन खासियत है कि जो बुनाई का कार्य होता था केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता था, और बाकी जो अन्य कार्य है उसमें महिला और पुरुष दोनों मिलते थे। जैसे चमड़े के पे वर्क करना है, या मिट्टी का मृदभांड बनाना है, या मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने हैं, तो इसमें दोनों जो वर्ग है अपने समाज का वो दोनों की भागीदारी मिलता है, लेकिन बुनाई में केवल महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए कि चित्रित धूसर मृदभांड वाले जो स्तर है, वो कांच की नीतियां, मतलब चित्रित मृदभांड जो है, जो जिसका शेप एक घड़े के आकार का होता है, तो उसमें जो है वो कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। उनका जो उपयोग है संभवतः उस समय के जो समृद्ध लोग हैं, समृद्ध समाज के समृद्ध लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये केवल जो चित्रित धूसर मृदभांड के अंदर ही कांच की निधियां और चूड़ियां जो है वहां पे मिली है अन्वेषण के दौरान। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख किया गया है। चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो कुरुप पंचाल क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पश्चिमी यूपी में है, दिल्ली, मध्य क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा दोनों आता है, तथा मत्स्य क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, यहाँ से मिले हैं। यानी कि चित्रित धूसर जो मृदभांड है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो दिल्ली, मध्य क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से भी मिले हैं, ये याद रखेंगे। साथ ही पश्चिमी यूपी के एक कुरु पंचाल नामक क्षेत्र से भी ये मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इनमें जो है गिने चुने स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। ये जो अभी जिसका वर्णन किया गया ऊपर में, ये जो क्षेत्र जहाँ से मृदभांड मिले हैं, तो उनमें से भी कुछ गिने चुने लोग जगह है वहां पे खुदाई करके उसके बारे में जानने की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, चाखेड़ा और नो, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सारे जो नाम है ये आपको नहीं याद रखना है कि यहाँ का खुदाई हुआ है कि नहीं हुआ है। आयोग अगर पूछना चाहे तो 3 दे दिया और एक दूसरा दे दिया जिसका संबंध ऋग वैदिक काल से है। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे ये हारा संस्कृति, तो हो सकता है ये हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और जाखेड़ा देते और एक हारा देते। तो जब तक हम तीनों को चारों मतलब सबको जानेंगे नहीं किसका किसका संबंध किस किस काल से है, तो गलत होने की संभावना है। तो याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जाखेड़ा और नूर नामक जो स्थान है इसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इन बस्तियों के नैतिक अवशेषों का जो जमाव है वो 1 मीटर तक पाया गया है। ये जो बस्तियां जहाँ पे अन्वेषण किया गया, जहाँ पे खुदाई किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भौतिक अवशेष मिले हैं, ठीक है, उनका जो जमाव है वो लगभग 1 मीटर पाया गया है। इससे पता चलता है कि ये जो बस्तियां हैं 1 से 3 सदियों तक विकसित हुई है। ठीक है, इसके मोटाई को देखते हुए जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि 1 से 3 सदियों तक यहाँ पे जो है लगातार एक के ऊपर एक दूसरे मतलब जो संस्कृति सभ्यता है वो फली फूली है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये लोग। उसके बाद देखेंगे कि लोग जो इस एरा में यानी उत्तर वैदिक काल में लोग जो है वो कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके टट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, अभी भी जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के जो जनजाति लोग हैं, खासकर जो झारखंड से रिलेटेड इलाका है, वहां ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे आप तो देखेंगे कि वहां पे जो लकड़ी है, बांस है, खासकर उसको काट काट कर ये लोग घेरते हैं अपने मकान को और उसमें निवास करते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता विकसित हो रही थी तो इसी तरह की कच्ची मकान देखने को मिलती थी जो कि बांस से घिरी हुई रहती थी। ठीक है, जो कि अभी भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन जो उत्तर वैदिक वैदिक जो सभ्यता है वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है। तो यहाँ पे जब अपने उत्तर वैदिक सभ्यता की जब लास्ट होने लगी, जब इंड होने लगी, तब वहां पे जो है नगरों का कुछ कुछ मतलब नगर बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू होता है। यानी कि उसको शैशवावस्था में कहते हैं। नगरों का जो शैशवावस्था है वो उत्तर वैदिक के लास्ट में देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो है नगर शब्द का यूज
कई बार देखने को मिला है। जैसे कि ये जो मतलब जैसे-जैसे वहाँ पे लास्ट होने लगा इस सभ्यता का, तो जो नगर डेवलप होना शुरू हुए उसके लास्ट में, तो उसमें से हस्तिनापुर है और कौशाम्बी है, ठीक है? इसको याद रखेंगे और हस्तिनापुर में ही वो अपने महाभारत की पृष्ठभूमि मतलब देखने को मिली है और जो बुक में लिखी है। तो ये मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो शोध के आधार पे बताते हैं कि जो बुक में लिखी हुई ये चीज़ है और उस समय की जो सभ्यता है, जो जिसकी खोज की गई है, तो दोनों में जो है काफ़ी विभेद देखने को मिलता है। उस समय ना तो कोई वैभव था, ना तो कोई शान-ओ-शौकत था, कबीला परिवार था, लेकिन जो महाभारत में लिखा गया है वो काफ़ी भव्य चित्रण करता है वहाँ पे, वही बोलता है कि ये काफ़ी बाद में लिखा गया है जिसको उस समय के आधार पर इसको भव्यता देते हुए उस कहानी को लिखा गया है। तो कुछ दिन 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था कि महाभारत में जो कंटिन्यू है वो मंत्रों की संख्या बढ़ते चली गई है, ठीक है? और उसके आधार पर उसका नाम भी चेंज होते रहता है। तो ये भी प्रमाणित करता है वो, कि किस तरह से ये जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है वो टाइम टू टाइम चेंज होते चले गए हैं